हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन में। इस चैनल में आपको जानने को मिलता है आपके बॉडी फंक्शन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड सभी जानकारियां। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ और जानकारी हासिल कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है डिक्लोफेनेक मेडिसिन। इस मेडिसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके साइड इफेक्ट, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स और इसके काउजेस क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इस वीडियो में हम डिक्लोफेनेक की सारी जानकारी के बारे में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डिक्लोफेनेक मेडिसिन, सबसे पहले जो इसके जेनरिक नेम और ब्रांड नेम की बात करेंगे। डिक्लोफेनेक मेडिसिन का जो जेनरिक नेम होता है वो डिक्लोफेनेक ही होता है और इसका जो ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ब्रांड नेम की बात पर बताएंगे। जैसे वोल्टेक 50 mg में एक ब्रांड नेम आता है, ब्रांड इसकी जो होती है वोल्टेक 50 mg होती है, और डिक्लोटिन प्लस इसकी होती है जिप, और सिब्जोक इसकी ब्रांड नेम होता है, और डॉक्टर डिक्लो प्लस इसका ब्रांड नेम होता है एक, और इसका होता है इसका एक ब्रांड नेम और होता है वोवेरॉन डी। इसके जो ब्रांड नेम होते हैं ये बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं और आपको मार्केट में बहुत ही सारे ब्रांड नेम से इसका मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियां जो होती हैं अपने अपने ब्रांड नेम से इसको बनाती हैं। तो यहाँ पर ये कुछ ब्रांड नेम थे। इसका जो जेनरिक नेम है वो डिक्लोफेनेक है। अब डिक्लोफेनेक मेडिसिन जो है इसके कंपोजिशन भी बहुत होते हैं। जैसे कंपोजिशन होते हैं इसके दो मेनली ज़्यादातर होता है कि डिक्लोफेनेक सोडियम होता है और डिक्लोफेनेक सोडियम के साथ जो होता है एक पैरासीटामोल इंक्लूड आता है, यानी कि एक पेन किलर होती है और एक फीवर के रिड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मतलब ये डिक्लोफेनेक सोडियम और डिक्लोफेनेक सोडियम के साथ जो पैरासीटामोल ये भी इंक्लूड आता है इसमें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये होता है। अब ये जो होता है किस किस फॉर्म में आता है, ये जो होता है तुम्हारे टैबलेट के फॉर्म में भी मेडिसिन आती है। ये मेडिसिन जो होती है टैबलेट के फॉर्म में भी आती है, कैप्सूल के फॉर्म में भी आती है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है और सिरप के फॉर्म में भी आती है। जो बच्चों के लिए बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सिरप के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये जेल के रूप में भी आती है, जेल जो टॉपिकली हम इस्तेमाल करते हैं तो जेल के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब इसके बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि ये मेडिसिन जो होती है काम किस तरह से करती है। तो डिक्लोफेनेक जो होता है ये एक जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट हो रहा होता है, जब कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होने लगता है और जिसकी वजह से दर्द हमें झेलना पड़ता है, दर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो ये जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के द्वारा जो कोक्स इनहिबिटर होता है, कोक्स पाथवे जो होते हैं, कोक्स इनहिबिटर पाथवे जो होते हैं, कोक्स 1 और कोक्स 2, कोक्स की फुल फॉर्म होती है साइक्लोऑक्सीजनेस इनहिबिटर, यानी कि ये जो कोक्स होती है उनके सिंथेसिस के द्वारा उनको इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करता है, फिर उसके बाद जो आपके पेन को ये रिड्यूस करने लगता है। तो इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब इसके हम कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो डिक्लोफेनेक जो मेनली जो होती है बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो होती है एलिमिनेट हो जाती है, यानी कि इसका मेटाबॉलिज्म होता है। पहले तो हर मेडिसिन का जो होता है मेटाबॉलिज्म होता है, वो एक्शन करने के लिए उसका मेटाबॉलिज्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो होता है ये एलिमिनेट हो जाती है। ये लगभग इसका हाफ टाइम जो होता है, हाफ टाइम यानी कि ये जो आधी जो मेडिसिन होती है वो निकल जाती है आपके एलिमिनेट के थ्रू, यानी कि इसका जो हाफ टाइम होता है वो मेनली 2 घंटे इसका हाफ टाइम होता है। ये एलिमिनेट किस किस थ्रू से होती है, ये 60 से 70% जो होती है आपके यूरिन के थ्रू ये एलिमिनेट हो जाती है, और दूसरा जो बाकी बचती है 30 से 40% जो बचती है उसका जो एलिमिनेट होता है वो आपके फीकस के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फार्माकोकाइनेटिक्स थी। ठीक है, अब इसके कुछ हम बात करते हैं यूजेस की, इसका इस्तेमाल हम किन किन दिक्कत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेडिसिन जो होती है एक पेन किलर के रूप में काम करती है, पेन किलर मेडिसिन होती है। तो इसका काम जो होता है स्वेलिंग को रिड्यूस करना, यानी कि जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है तो कहीं स्वेलिंग आ जाती है, उसको रिड्यूस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पेन किलर को, पेन को आपके जो बॉडी में पेन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करती है, जॉइंट पेन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करती है, मसल्स पेन हो रहा होता है उसको रिड्यूस करती है, और आपके जो बोन्स हड्डी होती हैं उसमें अगर पेन हो रहा होता है तो उसको रिड्यूस करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो होती है एक रूमेटिक अर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस को भी, मतलब उसका जो दर्द होता है, जो रूमेटिक अर्थराइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जो हो जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये मेडिसिन
का यूजेस हो गए, तो कहाँ कहाँ हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज़, आपके बॉडी में कहीं भी दर्द हो रहा होता है तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एब्डोमेन में, यानी कि एब्डोमेन के एरिया में, जैसे कि स्टमक पेन या डाइजेस्टिव सिस्टम के कहीं भी इंटरनल ऑर्गन में अगर आपको पेन हो रहा होता है तो कृपया करके इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ ये मेडिसिन जो होती है, आपके जो बॉडी पेन जो हमने अभी बताया कहाँ कहाँ यूजेस करना चाहिए वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है वो हमें एब्डोमिनल पेन में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके कुछ साइड इफेक्ट की हम बात करें, साइड इफेक्ट क्या होता है। इसका साइड इफेक्ट नॉर्मली हमें क्या देखने को मिल सकते हैं, अपसेट स्टोमक, यानी कि स्टोमक अपसेट हो सकता है, नोजिया हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, जो आपकी हार्ट में जलन हो रही होती है वहाँ पे ये दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। दूसरा डायरिया हो सकता है, आपको डायरिया होने के चांसेस भी इससे हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, सुस्ती भी आ सकती है, यानी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आप सुस्ती भी ले सकते हैं, मतलब आपको सुस्ती आ रही होती है, नींद टाइप का, जैसे हमें नींद आने को प्रॉब्लम होती है, जैसे हमें नींद आ रही हो तो वो दिक्कत भी आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा होता है कि इसको खाने के बाद चक्कर भी आ सकते हैं। ये कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट होते हैं इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये मेडिसिन अगर आपको इसी यूज़ में, मतलब जो आपको है, अगर आपके घर में ये मेडिसिन रखी हुई होनी चाहिए। नॉर्मली मेडिसिन जो होती है ये मतलब फीवर में भी काम आती है और ये आपको पेन का, ये सब कुछ पेन रिड्यूस करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो फिर भी डॉक्टर के बिना सलाह के इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसका हम कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि अगर आप किसी मेडिसिन का, जैसा आप पेन, जैसे आपने ये मेडिसिन का हम बता रहे हैं, तो कि अगर मेडिसिन को आप पेन में अभी यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे हम पेन हो रहा है, पेन को रिड्यूस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर आपको कोई और दिक्कत है, जैसे कि डिहाइड्रेशन है, एनीमिया की कमी है, एल्कोहोलिज्म है, माने एल्कोहलिज्म है, यानी कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लिया है, अल्कोहल लेने के बाद है, मतलब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक तो मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस एक प्रॉब्लम होती है, मेनिंजाइटिस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। और एक हिपैटिक प्रोफाइरिया होता है, हिपैटिक प्रोफाइरिया होता है, और ये जो होती है आपके ब्लीडिंग जो हो रही होती है उसके ब्लीडिंग होने के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ा देती है। यानी कि अगर कहीं आपको एक्सीडेंट हो गया और आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो उसके साथ अगर आपको इसका इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो आपका जो है पेन तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आप ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग और भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगी। यानी कि आपको, तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि जो कंडीशन में आपको नहीं लेना चाहिए, इस कंडीशन में आपको लेंगे तो वो आपको रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है इस मेडिसिन का। ठीक है, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट थे, किस तरह से इसका इस्तेमाल, मतलब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन थे कि कब हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिहाइड्रेशन, एनीमिया, एल्कोहलिज्म, मेनिंजाइटिस और ब्लीडिंग के कंडीशन में इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये मेडिसिन के बारे में हमने आज बताया। ठीक है, तो डिक्लोफेनेक के बारे में। तो हमारी वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।